हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो पेपर है ये 21 जनवरी 2024 वाला पेपर है। मैं 15 दिसंबर वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 14 दिसंबर वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 7 जुलाई वाला पेपर करवा चुकी हूँ। ये पेपर 21 जनवरी 2024 वाला है। मैं उल्टे क्रम में सॉल्व करवा रही हूँ। तो जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, मैंने दिसंबर 2024 वाले पेपर से शुरुआत की है और जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं 2012 तक, मैं सभी को सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, ऑनलाइन वाले पेपर भी, ऑफलाइन वाले पेपर भी। तो यदि आप पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो आप ईवीएस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं वह हमें बताने हैं। पहला लिखा है गेहूं में घुन लगना, दूसरा है सिट्रस टैंकर और तीसरा है भिंडी की पीत सिरा किरमीर। तो गेहूं में घुन लगना ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है। सिट्रस टैंकर ये बीमारी जो होती है ये जीवाणु द्वारा फैलती है, यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। ये जो बीमारी है ये संतरे, नींबू, मौसमी और अंगूर जैसे खट्टे फल देने वाले पेड़ों को प्रभावित करती है। और भिंडी की पीत सिरा किरमीर ये जो बीमारी है ये वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें ए हो गया गलत, सी हो गया गलत, केवल बी जो है ये जीवाणु द्वारा फैलता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सही कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। अब इसमें हमें बताना है कौन से सही है। तो तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, ये है सही। और बी कह रहा है कि नियम एक सिद्धांत है, तो नियम जो है किसी सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो बी हो गया गलत। केवल ए इसमें सही है, बी गलत है। केवल ए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां बताई गई हैं, हमें मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। लिखा है गुलाब, तो गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है। अलैंगिक जनन की एक विधि है कायिक प्रवर्धन, तो इसे 5वें से मिला देंगे। ईस्ट यानी खमीर, तो इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन की ये भी विधि है मुकुलन, इसे पहले से मिला देंगे। फर्न यानी पर्णांग, इसे मिला देंगे दूसरे से। बीजाणु रचना और स्पाइरोगायरा, इसे मिला देंगे तीसरे से। खंडन। तो ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला है सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा, दूसरा है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, तीसरा है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, और चौथा है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का भी निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करना है, सबसे उपयुक्त रणनीति पूछी गई है। तो अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था करना तथा उस पर परिचर्चा करना, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? पहला है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। दूसरा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। तीसरा है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। और चौथा है रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से उन्हें परिचित कराना है। तो सबसे उपयुक्त रणनीति पूछी गई है, तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके दैनिक जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो रणनीति है ये उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरीमुखी और अधोमुखी चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का मान समान है? पहला है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, दूसरा है त्वरण, तीसरा है गुरुत्व का बल और चौथा है विस्थापन। तो गुरुत्व द्वारा किया गया जो कार्य है, जब गेंद ऊपर जाएगी तो यह ऋणात्मक होगा और जब वह नीचे आएगी तो वह धनात्मक होगा। तो ये तो समान होगा नहीं, ये हो गया गलत। त्वरण भी समान नहीं होगा, गुरुत्व का बल भी समान नहीं होगा, लेकिन जो विस्थापन है ये समान होगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? पहला है इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया, दूसरा है यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, तीसरा है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया और चौथा है इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उत्कृष्ट मानने के पीछे जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है वह हमें बताना है। तो यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। पहला लिखा है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, दूसरा है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, तीसरा है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती है। उपरोक्त तीन कथनों के अब यहाँ पर बताना है कि कौन से विकल्प सही होंगे। तो विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये तो हो गया अवलोकन, और बी और सी अनुमान है कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी और ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो ये दोनों अनुमान हैं और ए है अवलोकन। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज यानी टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऊपरीमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है, दूसरा है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तीसरा है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है और चौथा है असंतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। तो क्या कहा गया है कि क्षैतिज मेज पर एक पड़े हुए डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में जो सही है वह हमें बताना है। तो डिब्बे पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा कि संतुलित बलों का एक युग्म यानी युगल उस पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशांक नहीं है? पहला है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, दूसरा है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना,
तीसरा है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, और चौथा है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो कौशल का निर्देशक नहीं है वह, यह पूछा गया है। तो किसी प्रयोग के लिए चरों का प्रयोग करना, ये कौशल का निर्देशक है। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न, ये भी कौशल का निर्देशक है। कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, ये भी कौशल का निर्देशक है। लेकिन सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ये कौशल का निर्देशक नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, सिवाय विकल्प दिए गए हैं नई किस्में उत्पन्न करने के, दूसरा है अति संकुलता, तीसरा है सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने, और चौथा है नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के। तो बीजों का जो प्रकीर्णन है, ये एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो पादपों को नए क्षेत्रों में वितरित होने में सहायता करता है और उनकी प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में भी सहायता करता है। अब इसमें पूछा गया है कि बीज प्रकीर्णन में पादपों को लाभ पहुंचाया है, एक को छोड़कर बाकी सभी लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक नहीं पहुंचा रहा है, वही हमें बताना है। तो इसमें जो विकल्प उत्तर होगा वह है दूसरा विकल्प, अति संकुलता। अति संकुलता यानी कि बहुत अधिक घना। तो ये बीज प्रकीर्णन में पादपों को लाभ नहीं पहुंचाता है, बाकी सभी लाभ पहुंचाते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एक तंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह बाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और बाई क्रमशः हैं। पहला लिखा है परिदर्शी प्रकीर्णन, दूसरा है दूरदर्शक परावर्तन, तीसरा है बहुरूपदर्शी अपवर्तन, और चौथा है परिदर्शी परावर्तन। तो एक्स एक यंत्र है जो कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया परिदर्शी और यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। मिलान करना है रासायनिक नामों के साथ, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथे से मिला देंगे। सादा नमक, तो सादा नमक होता है सोडियम क्लोराइड, छठवें से मिला देंगे। चूना पत्थर, चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सामने लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पांचवें से मिला देंगे। बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, पहले से मिला देंगे। और बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरे से मिला देंगे। यानी कि ए का चौथा, बी का छठवां, सी का तीसरा, डी का पांचवां, ई का पहला और एफ का दूसरा। जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है। तो पहले इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा 1 ओम। उसके बाद इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा 1/9। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें से समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हुआ है वह हमें घटाना होगा। यानी कि 1 में से 1/9 को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 8/9।
9 ओम। यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? पहला लिखा है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ओजोन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वह हमें बतानी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, डी और ई पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क दिया गया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। दोनों सही लिखे हुए हैं। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, गति करते हुए प्रतीत होते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। पहला लिखा है जिंक, लौह, मैग्नीज, दूसरा है पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, तीसरा है तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम और चौथा है सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के समूह की पहचान हमें करनी है। तो जिंक, आयरन, मैग्नीज पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक क्या है ये भी जान लीजिए। तो सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी पादपों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। लिखा है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो तानित तारों द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है गिटार में। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। तो एक्स हो गया गिटार। अब हम विकल्प देखते हैं और कट करके उत्तर निकालेंगे। तो जिसमें एक्स यानी पहले में गिटार लिखा है वही उत्तर होगा। इसमें नहीं लिखा है, ना इसमें लिखा है, ना इसमें लिखा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि एक्स गिटार है और तानित झिल्ली तबले में होती है जिस पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। तो ये होता है शहनाई। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती हैं। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती हैं। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। पहला लिखा है वर्गीकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा आगमनात्मक तर्कशीलता और चौथा मापन। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो एक तो अवलोकन किया जाएगा और दूसरा आगमनात्मक तर्कशीलता, बी और सी। अब इसमें वर्गीकरण करने के लिए तो नहीं कहा गया है और ना ही किसी को मापने के लिए कहा गया है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे और जो दो बचेंगे यही इस प्रश्न के उत्तर होंगे, यानी कि बी और सी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते और सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो इसमें सत्य कथन बताने हैं। जो पहला लिखा हुआ है कि सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते,
यह सही है क्योंकि अधातुओं में सामान्यतः जल में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ये सही लिखा है। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये भी सही है क्योंकि जो अधातुएं होती हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है। पहला लिखा है कोल तार बिटुमेन, दूसरा है बिटुमेन कोल तार, तीसरा है कोल तार चार कोल यानी कि कास्ट कोयला, और चौथा है चार कोल कास्ट कोयला यानी और बिटुमेन। तो हमें इनके बारे में बताया गया है कि एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से व्युत्पन्न है। जो एक्स और वाई जो है ये गाढ़े काले द्रव्य हैं और इनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने में किया जाता है। तो एक्स हो गया बिटुमेन, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और वाई जो है कोयले से प्राप्त होता है, कोयले से व्युत्पन्न है, तो वाई हो गया कोल तार और इनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने में किया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। पहले हम मिलाते हैं, फिर देखते हैं नीचे क्या पूछा गया है। नीचे यह कहा गया है कि यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए पहले मिलाते हैं। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है न्यूटन। लौह का चिन्ह क्या होता है? एफ ही होता है। कार्य की इकाई होती है जूल। चांदी का चिन्ह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, इसे मिला दिया। बैटरी का चिन्ह ये दिया गया, ये हमने मिला दिया। अब क्या कहा गया है कि यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? तो पहला लिखा है प्रविष्टियों के बीच में विसंगति है। दूसरा है कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियां हैं। तीसरा है कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, और चौथा है मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें हमें जो कारण इसमें कहा गया है कि कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता, तो ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, ये कारण नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रविष्टियां तो समान हैं जिन्हें हम मिला सकते हैं। थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है ये, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क दिया गया है पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। जो किशमिश होती है वो तो वैसे ही सूखी होती है, सूखे हुए अंगूर होते हैं, जब इन्हें हम जल में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद ये फूल जाते हैं। तो ये परासरण के कारण फूल जाते हैं क्योंकि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा पूछी गई है, पिंड का रैखिक संवेग दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, गतिज ऊर्जा P²/2m। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। तीसरा है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, और चौथा है उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। तो कौन से कथन सही हैं वह हमें बताने हैं।
तो खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषक के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। दूसरा है रेयॉन को किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, ये सही है। इसका उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे काष्ठ, लुगदी या कपास लिंटर से प्राप्त पुनर्जीवित सेल्यूलोज सम्मिलित होता है। S1 सही हो गया। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, ये तो गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक स्रोतों से काष्ठ, लुगदी या कपास लिंटर से प्राप्त पुनर्जीवित सेल्यूलोज इसमें सम्मिलित होता है बनाने में। तो S1 सही है, S2 गलत है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? पहला है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। दूसरा है कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तीसरा है समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। और चौथा है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। अब जो वांछनीय नहीं है वह बताना है। तो समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इसमें क्या पूछा गया था? जो वांछनीय नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? पहला है वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। दूसरा है विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। तीसरा है विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। और चौथा है वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते। अब इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की जो श्रेष्ठ रूप से व्याख्या करता है वह हमें बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है, विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं, यही सही है। क्योंकि यह जो कथन है विज्ञान में संदेह के सार को सटीक रूप से दर्शा रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? पहला है यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। दूसरा है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है यह सामान्य ताप पर हो सकता है। और चौथा है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग लगने के संबंध में जो सही है वह बताने हैं। तो यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, ये सही है। क्योंकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रम है जहां अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक यानी लोहा और ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहला सही हो गया। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। यह सामान्य ताप पर हो सकता है, ये भी सही है। और डी में लिखा है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये गलत है। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जंग सरलता से पुनः लोहे और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं हो सकती है। ए बी सी सिर्फ सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? पहला है मेढक मछली स्टारफिश। दूसरा है मुर्गी छिपकली तितली। तीसरा है छिपकली तितली मेढक। चौथा है तितली मेढक मछली। अब बाह्य निषेचन क्या होता है?
तो बाह्य निषेचन एक जलन प्रक्रिया है जहां निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर सामान्यतः जल या नम वातावरण में होता है। तो बाह्य निषेचन मेढक, मछली और स्टारफिश दर्शा रहे हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 21 जनवरी 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।